नमस्कार विद्यार्थियों। हम अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी शरणदाता का अध्ययन कर रहे थे। कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि कहानी का जो मुख्य पात्र है देवेंद्र लाल, वह लाहौर में रहता है। उसका परिवार पहले ही लाहौर छोड़कर जा चुका है, चूँकि उस समय भारत पाक विभाजन के कारण हिंदू और मुसलमान इन दोनों संप्रदायों में दंगे हो रहे थे। देवेंद्र लाल जिस मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले के सारे हिंदू लोग धीरे धीरे करके लाहौर छोड़ने लगते हैं। देवेंद्र लाल भी लाहौर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन उनका परम मित्र मुसलमान मित्र रफ़ीकुद्दीन उन्हें रोक लेता है और उनकी हिफाजत करने का आश्वासन देता है। दंगे फिर भड़कने लगते हैं। उस स्थिति को भांपकर रफ़ीकुद्दीन देवेंद्र लाल को अपने ही घर में रखता है, लेकिन धीरे धीरे मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो रफ़ीकुद्दीन पर दबाव बनाने लगते हैं। देवेंद्र लाल रफ़ीकुद्दीन की परेशानी को समझते हैं और वे उससे कहते हैं कि उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रफ़ीकुद्दीन फिर भी उन्हें नहीं जाने देना चाहते और वे देवेंद्र लाल से कहते हैं कि उनका जो परम मित्र है शेख अताउल्ला खां, उनके यहाँ पर देवेंद्र लाल को रखने की वो बात करते हैं। कहानी में आगे क्या होता है, आइए बच्चों अध्ययन करते हैं। देवेंद्र लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज कोठरी आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, देवेंद्र लाल को शेख अताउल्ला के घर पर लाया जाता है। वहाँ एक छोटी सी कोठरी है जिसकी स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन पंक्तियों को पढ़कर। बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ पर देवेंद्र लाल को रखा जाता है और उस कोठरी में जाते ही देवेंद्र लाल सोचने लगते हैं कि यह कैसी आज़ादी है। पहले विदेशी सरकार थी जो लोगों को कैद में रखती थी, अब अपने ही जो भाई है वो कैद कर रहे हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद काम चलाओ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं। यह तो ध्यान में ही नहीं रहे था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी ना होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आज़ाद देश का आकाश, और नीचे से
अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी। एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद्व भाव से वे सो गए। तो देखिए बच्चों, देवेंद्र लाल शेख अताउल्लाह के घर में एक छोटी सी कोठरी में रहते हैं, जहाँ पर उन्हें अकेलापन तो महसूस होता ही है और वे अपनी स्थिति के बारे में भी सोच रहे होते हैं। उनका अकेलापन दूर करने के लिए अगर वहाँ कोई था तो एक बिलार, एक जानवर। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, खाता था। यूँ वे 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे ताकि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गोरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगू सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वह का खुरदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ की जेबू जेबुनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जेबुन्निसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ में आते हैं। तो देखिए बच्चों, देवेंद्र लाल कोठरी में रहते हैं, अकेले रहते हैं। एक छोटा सा जानवर बिलार, वही कहने को उनका मित्र रहता है। वे खाना खाते तो जो कुछ खाना बचता था वो बिलार को भी खिला देते थे, और कोठरी में ही शेख साहब के घर के लोगों की जो आवाज़ें आती थी उनसे ही वे उनकी पहचान करते थे। जेबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। जेबू जो कि शेख अताउल्लाह खान की बेटी रहती है, घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसलिए मन ही मन वे जेबुन्निसा के बारे में अपने ऊहा-पोह का रोमानी खेलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे, पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरका परस्ती का जहर भरती होगी, भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क है।
देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदुरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जेबुन्निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे रखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में कागज़ की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। तो देखिए बच्चों, एक दिन जब खाना आता है और शेख साहब का लड़का आबिद जब खाना लेकर आता है तो देवेंद्र लाल जब खाने को टटोलते हैं तो उनके बीच में एक कागज़ की पुड़िया निकलती है। पुड़िया में कुछ था नहीं, तो देवेंद्र लाल उसे गोल करके उसे फेंक देने वाले ही थे कि हाथ ठिठक गए। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, एक ही लाइन लिखी थी, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। तो बच्चों, वह जो कागज़ देवेंद्र लाल को मिलता है उसमें एक लाइन लिखी होती है कि खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज़ की चिंदिया की, चिंदिया को मसला और कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जेबू, जेबू और जेबू। उसे लग रहा था कि यह जो कागज़ की जो पुड़िया है वो किसने रखी है। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास आकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का। मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेज़बान के, उनके आश्रयदाता के, जेबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, यही तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी झूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। तो देखिए बच्चों, जो चिट्ठी देवेंद्र लाल को मिलती है जिसमें लिखा था कि खाना पहले किसी जानवर को खिलाइएगा, तो देवेंद्र लाल बिलार को वह खाना खिलाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पाता
कि उस कागज़ की पुड़िया में ऐसा क्यों लिखा हुआ था। शायद कोई उन्हें खाने में जहर देकर मारना चाहता है। कई तरह के सवाल उनके मन में कौंधने लगते हैं और वह जो अपना खाना है पहले बिलार को खिलाते हैं। बिलार खाना खाता है। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे। सब जानवरों में होता है और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यूँ बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए, वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से जा कूदा। चीखता घुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट और एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रही। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया। तो यहाँ पर देखिए देवेंद्र लाल सोचते हैं ये कैसा भाईचारा है, कैसी आज़ादी है, जहाँ पर एक मुसलमान मित्र उसे जाने नहीं देता, उसकी रक्षा करने का वायदा करता है, लेकिन जब दबाव पड़ता है तो उसे घर से निकाल देता है, दूसरे के घर में रख देता है। और यह देखिए मित्र का मित्र जो भोजन में विष मिलाकर देवेंद्र लाल को खिलाना चाहता है और उसे मार देना चाहता है, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा, फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज़, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। तो देखिए बच्चों, जब देवेंद्र लाल को पता चलता है कि उन्हें विष देकर मारे जाने की योजना बनाई गई है, चूँकि वह खाना खाने से बिलार की मृत्यु हो जाती है, तब देवेंद्र लाल वहाँ से निकलने की योजना बनाते हैं और वे शेख अताउल्ला शाह की उस कोठरी को फांद कर निकल जाते हैं। इसके बाद की घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती है, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति मानव पर किसी शक्ति ही कह लीजिए, काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना ज़रूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मोहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं
मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मज़लूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान हैं, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज़। तो देखिए, देवेंद्र लाल कुछ दिनों के बाद में देवेंद्र लाल के पास में एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी जो है वो शेख अताउल्ला खां की जो बेटी है जेबुन्निसा उसकी होती है और वह देवेंद्र लाल को बताती है कि उसके अब्बाजान उनको जहर देकर मारना चाहते थे, लेकिन वो कागज़ जो वाली जो पुड़िया थी वो जेबुन्निसा ने ही खाने के अंदर रखी थी ताकि देवेंद्र लाल बच जाए। जेबुन्निसा यह भी लिखती है कि अगर आपके मुल्क में भी अगर कोई मुसलमान है तो आप भी वैसी ही इंसानियत दिखाइएगा जैसी मैंने दिखाई है। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेख उल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज उठी, ज़ेबू ज़ेबू, और फिर गैराज की छत पर छटपटा कर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भारी कराहा जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। तो देखिए बच्चों, यह थी कहानी शरणागत। इस कहानी में धार्मिक कट्टरता को प्रमुख रूप से हानिकर बताया गया है। भारत पाक विभाजन के समय धार्मिक कट्टरता के कारण ही विध्वंस का वातावरण बना। रफीकुद्दीन ने धार्मिक कट्टरता का विरोध कर देवेंद्र लाल को शरण दी तो जेबुन्निसा ने उसकी रक्षा की और अंत में जेबुन्निसा ने पत्र भेजकर देवेंद्र लाल से धार्मिक सद्भाव रखने का भी आग्रह किया। तो यह जो कहानी है वो हमें मानवतावादी आचरण का संदेश देती है, मानवीय मूल्यों की रक्षा का संदेश देती है। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। बच्चों, आप इस कहानी के जो मुख्य पात्र है देवेंद्र लाल, उनकी चरित्रगत जो विशेषताएं हैं जैसे सहज मित्रता वाला स्वभाव, समझदार, उनकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।